स्क्रीन शेयर हो रही है? पावर पॉइंट शो हो रहा है? पावर पॉइंट की स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? आवाज आ रही है? अब हो रही है? अब तो हो रही होगी सर। चलें ठीक है। अच्छा जी, ये एक ना डेटा है, मैं आपको सिर्फ स्टेप्स बता रहा हूँ। देखें, मशीन लर्निंग का ना एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, चाहे वो न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग हो चाहे वो मशीन लर्निंग हो। आपको ना काम जब हाथ से करना होता है तो आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आपको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये एक स्क्रीन आपके सामने शो हो रही है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड के दो कॉलम है जो कि आपका डेटा है। ठीक है, ओके। लेफ्ट हैंड साइड का जो डेटा है वो आपका एक्स और वाई है। तो एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 6 गिवन है। डिफरेंट एक्स पे डिफरेंट वाई गिवन है। जल्दी से समझ लीजिएगा प्लीज, क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी डिस्कस करनी है। अब हम फॉर्मूले पे चलते हैं, जो हमें फॉर्मूला हमने डिजाइन किया, डेवलप किया। आई बिलीव कि आप सबके पास ये फॉर्मूला लिखा था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बीटा नॉट निकालें, तो बीटा नॉट के लिए बीटा वन की जरूरत है। बीटा वन के लिए हमें चाहिए ये कुछ चीज है, ये कुछ चीजें हैं। तो इसका मतलब है हमें स्टैट्स की तरह के टेबल बनाने, हमें स्टैट्स की तरह के टेबल बनाने। तो सबसे पहले हम आते हैं, हमने कहा एक्स आई माइनस एक्स बार। व्हाट इज एक्स बार? एक्स बार इज बेसिकली मीन। तो हम सबसे पहले एक्स बार और वाई बार कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें एक्स बार और वाई बार की जरूरत है। तो हमने क्या किया, हमने एक्स बार और वाई बार कैसे कैलकुलेट किया सर? हमने एक्स बार और वाई बार ऐसे कैलकुलेट किया कि सबको सम किया और टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया। ये देखें, इस सबको सम किया और ये जितने टोटल नंबर थे, तो ये नंबर सम निकाला 21 50। तो 21 को 6 से डिवाइड किया तो 3.5 आ गया एक्स बार। इसी तरीके से मैं एक दफा बता रहा हूँ इसलिए कि हो सकता है कि किसी स्टूडेंट की समझ में ना आए, अदरवाइज कैलकुलेशन इज बड़ी सिंपल है और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चले जाओ। इसी तरीके से वाई को आपने कैलकुलेट किया 50 हो गया, और 50 को जब आपने 6 से डिवाइड किया तो क्या हो गया? ये हो गया 8.333। तो एक्स बार और वाई बार हम सबकी समझ में आ गए। ऐसा ही है सर। अच्छा जी, फिर आपने दो चीजें अलग देखी, वो थी एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार। एक्स आई माइनस एक्स बार, वाई आई माइनस वाई बार। ऐसा ही है। तो आपने कहा सर इसकी भी दो कॉलम बना लेता हूं, क्योंकि एक्स और वाई हमारे पास एक से ज्यादा ही। देखें, तो एक्स आई माइनस एक्स बार, फॉर एवरी एक्स यू नीड टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम एक्स बार, एंड फॉर एवरी वाई यू नीड टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम वाई बार। तो एक्स आई माइनस एक्स बार, वाई आई माइनस वाई बार, ये दो अलग अलग कॉलम बना लिए, और एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का भी एक अलग कॉलम बना लिया। तो ये तीन कॉलम मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये देखिएगा। और अगर कोई समझ में ना आए तो देखिए, एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, और ये सबसे लास्ट वाला कॉलम देखें, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक्स माइनस एक्स बार, तो 1 माइनस एक्स बार विथ साइन लिखना है, विथ साइन। तो ये देखिए सारे आ गए। इसी तरीके से वाई माइनस वाई बार का कॉलम। तो इन दो कॉलम में किसी का मसला है? हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हम स्क्रीन पे जाके अगर दोबारा से एक चीज देख लें, मैं एक दफा बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि कंफ्यूजन ना हो। हमें समीशन करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, फिर इंडिविजुअल समीशन नहीं है। प्लीज मेक इट क्लियर कि ये दोनों का इंडिविजुअल समीशन नहीं है, ये मल्टीप्लाई करके समीशन है। ये बात समझ में आ रही है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर समीशन करेंगे। तो ये इंडिविजुअल समीशन नहीं है कि आप इसका कॉलम का अलग समीशन करें, इसका कॉलम का अलग समीशन करें। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो इसका मतलब एक कॉलम और चाहिए हमें जिसमें दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये देखें, वो भी बना हुआ है हमारे पास। बस बाकी तो कुछ बचा नहीं है। देखें, ये देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। अब हमें ये वाली वैल्यू चाहिए बेसिकली, बस वो जो पूरी ऊपर वाली टर्म लिखी हुई थी उसके बदले हमें सिर्फ ये वैल्यू चाहिए। ये सारा काम हमने सिर्फ इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए किया, क्योंकि हमने इसको सम करना है। तो 37 समझ में आ गया कहां से आया? अच्छा जी, इसी तरीके से नीचे जो लिखा हुआ था एक्स माइनस एक्स बार, तो उसका स्क्वायर कर लिया इस वाले कॉलम का और उसका सम ले लिया। ये दो वैल्यूज आ गई। तो बीटा वन की वैल्यू कैसे आ रही थी? बीटा वन की वैल्यू आ रही थी, अच्छा इसमें थोड़ी सी चेंजेस है। इसमें
बस अगर आप इस टेबल को इग्नोर भी कर दें तो आपने क्या करना है, आपके पास ये दोनों वैल्यूज आ गई, ये वैल्यू ऊपर आएगी, ये वैल्यू नीचे आएगी, 37 को 17.5 से डिवाइड करें तो आंसर आ रहा है आपका 2.114। तो आपका बीटा वन आ गया 2.114, और फिर आपने बीटा नॉट के फॉर्मूले में बीटा वन एक्स बार और वाई बार को पुट कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बाकी की चीज आ जाएगी। तो आई बिलीव कि इस कैलकुलेशन में कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये सिंपल कैलकुलेशन है बीटा नॉट और बीटा वन की, कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का अंदाजा हो जाए कि हाउ कैन यू कैलकुलेट बीटा नॉट एंड बीटा वन। इज इट क्लियर नाउ? यहां तक कोई सवाल तो नहीं है? सही, तो आपके पास बीटा नॉट क्या आ गया। अब होता क्या है कहानी में, ये देखें अब आपका एक छोटा सा काम है घर के लिए, पता तो होना चाहिए ना, कुछ भी आना जरूरी नहीं है, सारी लाइब्रेरीज मौजूद है इंटरनेट पे। हमने क्यों पढ़ा इतना सारा, हम तो लीनियर रिग्रेशन की लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं, हमें पता होना चाहिए सब कुछ, इसीलिए तो सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कोर्स। अच्छा जी, अब बात आ जाती है कि सर ये आपने इक्वेशन बना ली सर, y इज इक्वल टू y प्रेडिक्टेड इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स। तो बीटा नॉट आपका आया 0.933 प्लस बीटा वन आपका आया 2.114 इंटू एक्स। मैं आपको एक आखिरी चीज बता रहा हूं, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि सर इस पर्टिकुलर काम के लिए, ये जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त दिख रहा है, सम ऑफ स्क्वायर एरर कितना है? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि इस वक्त क्या मैं सम ऑफ स्क्वायर एरर कैलकुलेट कर सकता हूं फॉर दिस लाइन, कि जो मैंने बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यू प्रोडिक्ट की है, तो इसका सम ऑफ स्क्वायर एरर आप बता सकते हैं? क्या आप लोग बता सकते हैं इसका सम ऑफ स्क्वायर एरर कैसे निकलेगा? अभी मैंने आपको बताया था ना पूरा, कौन कौन बता सकता है? सबको ऐड करके नहीं विकास, सबको ऐड करके नहीं, स्टेप होगा एक। अब आपने क्या निकालना है, फॉर एवरी एक्स यू नीड टू कैलकुलेट न्यू वाई। फॉर एवरी एक्स यू नीड टू कैलकुलेट न्यू वाई। न्यू वाई कैसे निकलेगा? ये इससे, ये जो आपकी इक्वेशन आपने लिखी है, ये वाई क्या है, फॉर एवरी एक्स यू नीड टू कैलकुलेट न्यू वाई। इज इट क्लियर नाउ? फॉर एवरी एक्स यू नीड टू कैलकुलेट न्यू वाई। ये बात समझ में आ रही है? तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस फॉर्मूले में x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। आप में से कोई अगर कैलकुलेटर यूज करके मुझे इसमें x की जगह पे 1 पुट करके बता दे तो ये आ जाएगा तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। कितना आ रहा है अगर मैं यहाँ 1 पुट कर दूं तो? $3.047 बताया मुझे स्टूडेंट ने, ठीक है 3.047। तो देखिए ये 3.047 ये आपका वो एक्स वाई हो गया जो कि एक्स की वैल्यू 1 पे आना चाहिए, और एक्चुअल में क्या आ रहा था, एक्चुअल में क्या आ रहा था 6, एक्चुअल में क्या आ रहा था 6। तो आपको फॉर्मूला बताया था सम ऑफ स्क्वायर एरर का, आप इसमें से इसको माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर कर लेंगे, ये आपका एरर है फॉर दिस वैल्यू। सेकंड के लिए भी आप ये काम करेंगे कि 2 पुट करेंगे इसमें, 2 पुट करेंगे इसमें और वैल्यू निकाल लेंगे, फिर 3 पुट करेंगे फिर वैल्यू, 4 पुट करेंगे फिर वैल्यू, 5 6 सारी वैल्यूज आ गई, फिर ओरिजिनल वैल्यू से माइनस करेंगे, जो जो एरर आता रहेगा उसको सम करके आखिर में आप मुझे नंबर बता देंगे। ये कहलाएगा सम ऑफ स्क्वायर एरर। इज इट क्लियर? अब अगर ये x 100 होते, किसी में से भी किसी को माइनस कर लिया क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, किसी में से भी किसी को माइनस कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, तो साइन से फर्क नहीं पड़ेगा सुलेमान, सही है? सही है? किसी में से भी किसी को माइनस कर लिया। अच्छा जी, तो अब आपने निकाला एरर, आपने मुझे बोला बेटा आपने ये वाई कैप कैलकुलेट किया जो कि एस्टिमेटेड है, बेटा यही कैलकुलेशन होती है शाहबाज। प्रॉब्लम ये है कि आप ये काम हाथ से नहीं करते, लेकिन आप एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, तो 5 6 8 वैल्यूज, अगर अदरवाइज ये डेटा सेट जो होता है हजारों वैल्यूज का होता है, तो एरर ऐसे ही निकलता है, आप नहीं निकालते एरर।
आपका कोड निकालता है, आपको पता होना चाहिए कि ऐसे निकल रहा है, और यही बताने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। लेकिन अंटिल और अनलेस जब तक हम अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हमारे सिस्टम को कैसे पता होगा काम कैसे करना है, ठीक है। तो हमें पता जरूर होना चाहिए। अब ये मुझे आपने एरर बताया आखिर में 81, यार ये तो बहुत ज्यादा एरर आया है, इसका मतलब ये लाइन तो अच्छी नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो क्या इसका सॉल्यूशन है? तो इसके सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, मैं आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चलता हूँ। तो यहां तक आई बिलीव कि सबकी समझ में आ गया है। ये वो काम है जो स्टैंडर्ड तरीका है लीनियर रिग्रेशन को सॉल्व करने का, कि आप बीटा नॉट और बीटा वन एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसकी मदद से निकालें और फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन इस तरह से जब बीटा नॉट और बीटा वन निकालते हैं तो हर मॉडल के लिए बीटा नॉट और बीटा वन एक स्टैंडर्ड तरीके से आता है, हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। मतलब क्या है कि आपने या मैंने या किसी और ने अगर यही फॉर्मूले यूज करने तो सबने कर लिए, सबने कर लिए वो फॉर्मूले यूज, सबका एक ही बीटा नॉट बीटा बनाएगा। तो इसमें मेरा मॉडल आपका मॉडल अच्छा बुरा तो नहीं हुआ, सबका मॉडल एक जैसा आएगा। जो शुरू में हमने बात की थी कि एक स्टूडेंट ने मुझे कुछ मॉडल निकाल के दिया, एक स्टूडेंट ने कुछ निकाल के दिया, तो अब वो वाली बात तो खत्म हुई। जब हम सबको एक फॉर्मूला बता रहे हैं, मैं करूं आप करिए कोई और करे, सबका आंसर सेम आएगा। मतलब जो सब प्रोडिक्ट करके बताएंगे फॉर्मूला तो सबका सेम ही होगा ना, सेम होगा नहीं होगा? तो फायदा क्या फिर तो सबका एक स्टैंडर्ड हो गया। तो मशीन लर्निंग में ये नहीं होता, मशीन लर्निंग में ये होता है कि आप अपने एरर में अपनी चीज को अपडेट कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको एक एप्लीकेशन दी, मैंने कहा भाई मुझे आंसर ला के दो। अब आप जैसे भी ला के दें, मैंने आपको इक्वेशन दी, मैंने कहा मुझे ये दो अननोन है, इसकी वैल्यूज बता दो। अब आपने मुझे एक घंटे बाद आके बोला सर पहले अननोन की वैल्यू ये है, दूसरे अननोन की वैल्यू ये है, और इसका आपका रिजल्ट बिल्कुल सही आ जाएगा। तो मैं आपसे इस बात का पाबंद नहीं हूं पूछूं कि वो कहां से आया, क्योंकि आप मुझे जवाब दे नहीं है। क्योंकि आपने सिर्फ ये कहा था कि सर, सिर्फ आपने आंसर पूछा था, आपने ये नहीं पूछा था कि कैसे आंसर आ रहा। समझ रहे हैं आप ये बात? तो अगर मैं आपको इक्वेशन दूं और बोलूं कि इसका सॉल्यूशन बता दो, तो आप मुझे सॉल्यूशन बता दें। मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि आया कहां से, क्योंकि आप की और मेरी कमिटमेंट में ये बात है ही नहीं कि आप मुझे ये बताएंगे कि आंसर आया कैसे। इज इट क्लियर? पॉइंट समझ में आ गया? तो अब अगर कोई मुझे बीटा नॉट और बीटा वन इतना अच्छा लाके बता दे कि उसमें एरर कम आ रहा हो, तो मेरा इश्यू रिजॉल्व होगी। तो यहां पर हमारे पास ना एक कॉन्सेप्ट कहलाता है, वो कहलाता है ग्रेडियंट डिसेंट। क्या कहलाता है? ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम तकरीबन वही एल्गोरिथम है जो हमने न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में न्यूटन रैप्सन के नाम से पढ़ा था। ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। ग्रेडियंट डिसेंट जब हम लीनियर रिग्रेशन पे अप्लाई करते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट जब हम लीनियर रिग्रेशन पे अप्लाई करते हैं तो हम अपने एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। उसकी कुछ लॉजिक से, उसकी कुछ थ्योरी में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो पढ़ाने जा रहा हूँ। उसका इंट्रो स्टार्ट हो रहा है, तो वहां से मतलब है तो लीनियर रिग्रेशन ही, उसमें हम ग्रेडियंट डिसेंट को ऐड करेंगे। तो थोड़ा उसकी बेसिक क्रिएट कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। अच्छा जी, कॉस्ट फंक्शन एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है जब हम ग्रेडियंट डिसेंट की बात करते हैं, और कॉस्ट फंक्शन इज ऑलमोस्ट इक्वल, इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू सम ऑफ स्क्वायर एरर। सम ऑफ स्क्वायर एरर के बराबर है, बस फॉर्मूले में थोड़े से चेंजेस हैं। सबसे पहले हम कॉस्ट फंक्शन की बात कर लेते हैं कि है क्या वो। अब एक इक्वेशन है आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपने मॉडल ट्रेन किया हुआ है। ये एच ऑफ एक्स का मतलब है जो आप हाइपोथेसिस बता रहे हैं। एच ऑफ एक्स जो है वो क्या है? हाइपोथेसिस। एच ऑफ एक्स क्या है? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब, अच्छा ये मैंने स्लाइड सबको बताया कि मैंने भी ये एनडीयू एनजी का कोर्स है, वहां से कुछ चीजें पिक की हुई है, अलग अलग जगहों से मैंने चीजें मिक्स की हुई है। तो बीटा नॉट या थीटा नॉट एक ही बात है, बीटा नॉट है या थीटा नॉट एक ही बात है, ठीक है। तो जब मैं थीटा नॉट बोलूं या बीटा नॉट बोलूं, कॉन्सेप्ट वही है कि मैं कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ। बीटा वन बोलूं तो बेसिकली मैं स्लोप की बात कर रहा हूँ, या मैं थीटा वन बोलूं तो मैं स्लोप की बात कर रहा हूँ।
ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन हमें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं, चीजों को कंपेयर करने के लिए नहीं बैठे। अब पहली इक्वेशन देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड पर है, इसमें हमने स्लोप ले लिया बिल्कुल जीरो। जब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है तो स्लोप क्या होता है, स्ट्रेट का मतलब है बिल्कुल भी टिल्ट लाइन नहीं होती, एक्स एक्सिस पे होती है, तो स्लोप क्या होता है, जीरो होता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो यहां पर हमारे पास स्लोप जीरो हो गया, लेकिन हमारा जो y इंटरसेप्ट है जिसे हम थीटा नॉट कह रहे हैं वो क्या हो गया 1.5। इधर देखें तो इधर हमारा y इंटरसेप्ट जीरो है, मतलब ये जीरो समझ लें आप, ऊपर नीचे हुआ है ये जीरो है, और थीटा वन क्या है जो स्लोप है 0.5। इसी तरीके से यहां समझ लें, यहां जो है यहां पर थीटा वन भी कुछ ना कुछ है और थीटा नॉट भी कुछ ना कुछ है, तो ये हमारा हाइपोथेसिस कहलाता है। हम इसको अब क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, जब हम कोई प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं तो हम अपना हाइपोथेसिस बताते हैं कि इस हिसाब से काम हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, लेके आ रहा हूं मैं आपको अपने पॉइंट पे। सिर्फ इस स्लाइड के लिए मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज कर रहा हूं, ठीक है, सिर्फ इस स्लाइड के लिए दोबारा से ले आऊंगा उस कलर को। अच्छा जी, ये भी मैंने वहीं से उठाया था, लेकिन इसको समझने की कोशिश करते हैं। पूरी वही चीज है, पूरी वही चीज है, बस इन्होंने फॉर्मूले में क्या किया है, इन्होंने फॉर्मूले में जो आप वाई कैप लिख रहे थे, जो आप वाई कैप लिख रहे थे उसको इन्होंने हाइपोथेसिस कह दिया। ठीक है, तो मसला तो नहीं है इसमें। जो आप फॉर्मूले में वाई कैप लिख रहे थे इसको उन्होंने हाइपोथेसिस कह दिया, और जो सम के बाहर इन्होंने 1/2m लिख दिया। मतलब कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला सम ऑफ स्क्वायर एरर से कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि आपका पूरा वही फॉर्मूला है, अगर मैं इस फॉर्मूले को बताऊं तो ये जो जगह है, ये जो जगह है, ये वही चीज है जो आपका वाई कैप था, इसको इन्होंने हाइपोथेसिस कह दिया, और यहां पर इन्होंने 1/2m का फैक्टर लगा दिया। क्यों लगाया मैं भी आपको बताता हूं बिल्कुल, बाकी सारी चीजें वही है। हमारा टारगेट क्या है कि हमें मिनिमाइज करना है थीटा नॉट और थीटा वन को, यही हम पीछे पढ़ के भी आए कि हमें मिनिमाइज करना है किस चीज को, एरर को मिनिमाइज करना है। तो इसको ये कहते हैं, इस फॉर्मूले को ये नाम देते हैं जे। जे को कहते हैं ये कॉस्ट फंक्शन, जे को क्या कहते हैं, ये कॉस्ट फंक्शन, और कॉस्ट फंक्शन इज बेसिकली दिस। ये पूरा वही फॉर्मूला है आपका, सही है, पूरा वही फॉर्मूला है। एम कह लें या एन कह लें, एक ही बात है, इन्होंने एम यूज किया है। मैंने इसमें चीजें इसलिए चेंज नहीं की क्योंकि मैंने वहां से ये चीजें पिक की थी, तो मैंने कहा एज इट इज आपको दिखाता हूँ। ये 1/2m हो गया, एम का मतलब है जितने आपके डेटा सेट का पॉइंट है, समीशन आई इज इक्वल टू 1/2m। ये एच, ये जो हाइपोथेसिस लिखा हुआ है इसको आप वाई कैप भी समझ लें, और ये हो गया वाई। हमारा टारगेट क्या है कि हमें इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना है, और कॉस्ट फंक्शन इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन व्हाट, ऑन टू फंक्शंस। कौन सी चीज, कौन सी दो चीज पैरामीटर पैरामीटर पे डिपेंड करता है कॉस्ट फंक्शन, थीटा नॉट और थीटा वन। ये बात समझ में आई। आपका कॉस्ट फंक्शन जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। देखिए, डिपेंड करने का मतलब क्या है कि जिसकी वजह से आपकी वैल्यूज चेंज हो, तो थीटा नॉट और थीटा वन का आपका कॉस्ट फंक्शन अब डिपेंड कर रहा है। थीटा नॉट और थीटा वन का आपका कॉस्ट फंक्शन डिपेंड करता है। अगर आप उसकी वैल्यूज को चेंज कर देंगे तो हमारी कोशिश क्या है कि हमें इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है, और मिनिमाइज करने का मतलब क्या है कि वी नीड टू मिनिमाइज कॉस्ट फंक्शन, और कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए हमें थीटा नॉट और थीटा वन की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है सबके या नहीं आ रहा? हमारा देखिए, हमने अभी सब कुछ पढ़ लिया, हमारा एरर बहुत ज्यादा आ रहा है। हमने कहा यार एरर किस वजह से आ रहा है, सर हमें तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिला है। तो इसका मतलब है जो एरर आ रहा है, ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, उसका मेन रीजन कौन है? उसका मेन रीजन है बीटा नॉट या बीटा वन या थीटा नॉट या थीटा वन। तो इसका मतलब है अब हमें उस चीज पे फोकस करना है जिस चीज से एरर हमारा कम हो सकता है। वो चीज क्या है? बीटा नॉट और बीटा वन या थीटा नॉट और थीटा वन। तो हमें क्या करना है, हमें एरर को कम करना है। इसका मतलब हमें मिनिमाइज करना है कॉस्ट फंक्शन को। मेरा ख्याल है कि यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखिएगा, ये तो मैं बता ही चुका हूं सर। अब यहां ना ये वाली स्लाइड थोड़ी सी रुकने वाली है।